हेलो स्टूडेंट्स, आई तनिषा दहिया वेलकम यू ऑन स्टडी खजाना। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड द काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने अपने यूनिट थर्मोडायनेमिक्स को खत्म कर लिया था। अब मेनली क्या होता है, ये चैप्टर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। मेनली इसकी जो एग्जाम की वेटेज है वो भी 3 to 4 मार्क्स की आती है, इससे ज्यादा नहीं आती। मेनली जो हमारा चैप्टर था प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर प्लस थर्मोडायनेमिक्स एंड प्लस दिस चैप्टर, मेनली 3 ये यूनिट होती है। इन तीनों को मिला के इनकी वेटेज आती है 16 मार्क्स की। तो मेनली जो इसके हिस्से में आता है मैक्सिमम 2 से 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, इस चैप्टर से कुछ ज्यादा नहीं आता, बहुत ही छोटी सी यूनिट है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। तो मेनली अवर चैप्टर इज बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस। मेनली ये यूनिट है बेटा 9। ठीक है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थियरी। ठीक है बेटा, ये है हमारी यूनिट। अब इसमें क्या है कि अब मेनली हमें पढ़ना है गैसेस के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के बारे में। हमने क्या पढ़ा था कि मेनली उसमें हमने सॉलिड्स को लिक्विड्स को पढ़ा कि कैसे हमारे सॉलिड्स का बिहेवियर होता है, उनकी इलास्टिसिटी कैसे होती है। लिक्विड्स के बारे में पढ़ा मेनली उसका कि जो फ्लो होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, सारा ही हमारा लिक्विड के बारे में था। थर्मोडायनेमिक्स में हमने अपने टेम्परेचर का इफेक्ट और मेनली हीट का जो वर्क डन था, ये सारी चीजें पढ़ी कि हीट इंजन, हीट पंप क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब मेनली इस यूनिट में हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा अपनी गैसेस के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये हमारा पूरा एक हमारा पैकेज हो जाता है कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मेटल में हमने अपना कंप्लीट किया था फ्लूइड मैकेनिक्स और मेनली अपने जो सॉलिड्स की जो सारी इलास्टिसिटी और प्रॉपर्टी थी, और इसमें हमारा मिला के ये सारा हो जाते तीनों ही हमारे मैटर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के लिए। तो मेनली अब गैसेस का जो बचा था उसे ही हम करने जा रहे हैं बेटा। तो मेनली गैसेस में क्या होता है कि हमें पता है गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, गैस एक हमारी एक्सपेंशन मटेरियल होता है जो बहुत एक्सपेंड होती है। उसके जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है वो बहुत दूर होता है, और मेनली उनमें ज्यादा एटॉमिक जो हमारा ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूल्स है वो बहुत दूर दूर है। ठीक है, एक हमारी एक्सपेंड की फॉर्म में होती है गैस। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते तो और ज्यादा एक्सपेंड हो जाती है गैस। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल, ये तो नॉर्मल है बेटा। ये थोड़ा सा आप थियोरी पढ़ने से पहले थोड़ा कंसेप्ट बना लीजिए। मेनली ये आपकी खुद की आदत होनी चाहिए कि जब आप कोई एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हो तो उसका नाम पढ़ो, और मेनली उसके नाम से ही थोड़ा समझने की कोशिश करो कि ठीक है आने वाली जो 10, 15 या 20, 25 मिनट है हम उसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं। उससे क्या होता है, आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है उस टॉपिक में कि अच्छा ये तो हमने सोचा था कि चलो हमें ये पढ़ना है, तो देख लेते हैं कि इसमें हमें कुछ पता है, उससे हम ज्यादा पता कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस एटीट्यूड से पढ़ेंगे बेटा तो आपका जो सिलेबस है बड़े इजीली हो जाएगा, और आपको अपनी स्टडी में इंटरेस्ट भी आएगा। मेनली आप बोरियत फील नहीं करोगे। ठीक है, तो मेनली आप अपना जैसे गैसेस का पढ़ने जा रहे हो तो गैसेस का जो भी आपको पता है एक बार आंख बंद कीजिए और अपनी दिमाग में रिवीजन कीजिए उन चीजों का कि आज तक आपने क्या पढ़ा है, क्या आप जानते हैं गैसेस के बारे में, गैसेस क्या होती हैं। हाइड्रोजन गैस है, आपने सुना, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, तो मेनली इनका मतलब क्या है। ठीक है, कैसे ये हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती है, कौन सी मोस्ट अबेंडेंट है, अर्थ क्रस्ट में कौन सी ज्यादा है, यूनिवर्स में कौन सी ज्यादा है। तो ये चीजें तो आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। इन चीजों का अब ये है कि आपको पता होना चाहिए, मैं उन्हें नहीं बता रही हूँ दोबारा से, क्योंकि अब आप आज करेंगे अपना मेन टॉपिक। तो बस आप खुद को वो 5 मिनट दीजिए कि जो आपने आज तक पढ़ा है उसको अपने दिमाग में एक बार क्विक रिविजन ले लीजिए। ठीक है, तो ये हुआ बेटा। अब मेनली जैसे हम करेंगे बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, मेनली क्या होता है कि जो बिहेवियर होता है गैसेस का वो बेस्ड होता है कि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, गैसेस कंसिस्ट ऑफ रैपिडली मूविंग एटम्स। ठीक है, मेनली जो हमारी गैसेस होती हैं ये हमारी कंसिस्ट करते हैं रैपिडली मूविंग एटम्स की। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे हम अपना बिहेवियर शो करते हैं गैसेस का। तो सबसे पहले लाइन जो होती है हमारी मेनली सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल, उन्होंने ये हमारे 19th सेंचुरी में बताने की कोशिश की थी कि कैसे हमारी गैस होती है, परफेक्ट गैस, रियल गैस, आइडियल गैस। ये चीजें आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आपको होता है। तो मेनली थर्मोडायनेमिक्स एंड दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री, तो आपको इतनी बोरियत नहीं फील होगी क्योंकि दोनों ही आपके टॉपिक कवर हो जा रहे हैं आपकी मेनली केमिस्ट्री के साथ। तो आपको थोड़ा
सही लगेगा, ठीक है, कि मतलब आपने उसमें भी पढ़ा है और इसमें भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी में क्या है बेटा कि मेनली हम बिहेवियर दिखाते हैं, वो कैसे दिखाते हैं, मेनली गैसेस कंसिस्ट ऑफ rapidly moving एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और मेनली क्या होता है बेटा कि इनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर है तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बहुत ज्यादा होता है। मेनली गैसेस में क्या होता है कि अगर हम सॉलिड्स में देखें तो एटम्स का जो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन होता है वो 2 एंगस्ट्रॉम का होता है। लिक्विड्स में वो नियरली 2 एंगस्ट्रॉम का होता है, बट मेनली जब हम गैसेस में देखते हैं तो मॉलिक्यूल्स का जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है इट इज नियरली टू 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये हमारा बहुत दूर हो जाता है तो इसलिए हमारा मेनली ये इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो भी बहुत वीकर होते हैं एटम्स के बीच। तो मेनली क्या होता है कि जो एवरेज डिस्टेंस होता है मेनली हमारा क्या होता है कि एटम्स आर फिक्स्ड, जो मेनली एटम्स होते हैं वो हमारी उनकी कोई एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होती, ठीक है, और मेनली उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिक्स नहीं होता तो उनकी कोई एक फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होती। तो मेनली उसी से हमारा क्या होता है कि जब उनकी एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकलती है, ठीक है, एक एवरेज डिस्टेंस निकलती है किसी भी एक एटम की और मॉलिक्यूल की जो वे ट्रेवल करते हैं विदाउट कोलाइडिंग, ठीक है, जो वे ट्रेवल करते हैं विदाउट कोलाइडिंग द मीन डिस्टेंस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ओके, मेनली ये चीजें होती हैं क्योंकि वहां पे कोई एक डेफिनेट हमारी गैस की कोई भी एक हमारी नहीं होती है वॉल्यूम। तो मेनली क्या होता है जैसे लिक्विड की भी कोई शेप नहीं होती, वॉल्यूम होती है, शेप नहीं होती, और उसे जिस हम कंटेनर में रखते हैं वो उसी की शेप ले लेता है। बट हमारी जो गैसेस में हम लिखते हैं दे हैव नाइदर अ शेप नोर अ वॉल्यूम, ठीक है। और मेनली ये क्या होता है बेटा कि इसमें जो हमारी ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप लिख लीजिएगा कि मेनली सबसे पहले आप जो लाइन लिखेंगे द एटम्स और molecules travel an average distance without colliding is called mean free path। ओके, मेनली उसे क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो ये तो हमारा छोटा सा एक क्विक रीजन था। अब मेनली आइडियल गैसेस, अब इसके बाद हमारा जो शुरू होता है तो सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे आइडियल गैस या फिर परफेक्ट गैस, ठीक है। आपने अपनी केमिस्ट्री के भी चैप्टर पढ़ लिया होगा, मेनली 4th या 5th चैप्टर होता है शायद ये केमिस्ट्री में। तो मेनली आइडियल गैस या परफेक्ट गैस क्या होता है बेटा, जो हमने एक डेफिनेशन ली है कि जो हमारी गैस ओबे करती है रूल्स ऑफ दी, मेनली गैस के जो रूल्स है, गैस के जो लॉज है उन्हें जो ओबे करती है वो मेरी गैस क्या होती है, आइडियल गैस, और जो नहीं करती वो हमारी नॉन आइडियल गैस हो जाती है। मेनली जैसे हमारी गैस लॉज है क्या क्या, जैसे मेनली द गैस which obeys the laws of gases are called आइडियल गैस। और मेनली जो ये लॉज होते हैं गैसेस के, ये कौन से होते हैं बेटा, ये होते हैं जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, जो ये मेरा मेनली गैस-लुसैक लॉ, ठीक है, इनकी डेफिनेशन में आगे चल के बताऊंगी आपको। तो मेनली जो ये लॉज, इन लॉज को हमारी जो गैस हमारी फॉलो करती है, ओबे करती है, वो हमारी क्या हो जाती है, आइडियल गैस हो जाती है, और जो नहीं करती बेटा वो हमारी नॉन आइडियल गैस हो जाती है, ठीक है। मेनली क्या होता है, जो आइडियल गैस होता है इनका जो साइज होता है, साइज होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस होता है 0। इसमें जब हम आइडियल गैस की कैरेक्टरिस्टिक लेके चलते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी 2 होती है। द फर्स्ट वन इज द साइज ऑफ molecule of a gas is 0, and the second one is there is
नो, इन पे ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। ओके, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion amongst the molecule of the gases। ओके तो कई बार 1 मार्क में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। और आई होप आप अपने पीछे वाले जो आपकी यूनिट्स है उसे जरूर रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप आगे सीखते जा रहे हैं और पीछे वाली चीजों को बिल्कुल भूल गए हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस आएगा तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और इस साल तो आपका कुछ एक नया आपका एक टॉपिक भी जुड़ गया है जो आप मेनली 12th में पढ़ते थे, दैट इज रे ऑप्टिक्स, तो वो भी आपको करना है। तो आपका थोड़ा सिलेबस बढ़ गया है, तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और मेनली अब है बेटा बिहेवियर ऑफ गैसेज। मेनली बिहेवियर ऑफ गैसेज क्या होता है कि जो हमारी हमें पता है कि जो हमारी गैसेज होती हैं वो उनके जो मॉलिक्यूल्स है बहुत दूर दूर होते हैं, दे आर डिस्टेंट बाय फार, ठीक है, मेनली दे आर वेरी फार डिस्टेंट, ठीक है। तो मेनली बहुत दूर होते हैं, तो उनके जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है वो नेग्लेजिबल होता है एक्सेप्ट व्हेन दे कोलाइड, ठीक है। जब तक वो हमारा जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है वो हम नेग्लेजिबल लेते हैं, जब तक वो कोलाइड नहीं करते। तो मेनली हमें एक पता है कि एट द वेरी लो प्रेशर्स एंड हाई टेम्परेचर, जो मेनली हमारे गैस लॉ की इक्वेशन आती है दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू KT, ठीक है। और यहाँ पे जो K है वो क्या होता था, K होता था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। मेनली जो एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता था जिसकी वैल्यू होती थी एक K कोई भी एक कांस्टेंट है जिसका हमारी वैल्यू होती थी NKB, और यहाँ पे जो KB है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और मैंने जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है KB की वो होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो ये मेरी KB के लिए वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ओके, तो मेनली हम अगर यहाँ से देखें तो PV इज इक्वल टू NKB T, तो यहाँ से KB की जो वैल्यू आती है वो आती है PV अपॉन NT, ठीक है। ये मेरी किसकी वैल्यू आती है, KB की। अब मुझे पता है KB इज अ कांस्टेंट, तो PV अपॉन NT इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, ठीक है। तो मेनली हम 2 डिफरेंट गैसेस के लिए हम ले सकते हैं बेटा P1V1 अपॉन N1T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन N2T2। मेनली जो इनका रेशियो आएगा ना, जो मेरी टोटल वैल्यू आएगी वो मेरी कांस्टेंट आएगी। अब इसका प्रेशर कुछ अलग हो, इसका कुछ अलग हो, बट इनका जो रेशियो आएगा P1V1 अपॉन N1T1 वो P2N2 अपॉन V2T2 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो मेनली दैट इज द इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर would contain equal number of molecules. This is the Avogadro hypothesis. तो यहाँ से क्या निकलता है कि अगर हमारा इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम, मतलब एक इक्वल हमने वॉल्यूम ली है गैसेस की और उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रेशर और जो टेम्परेचर का रेशियो है, तो वहां पे क्या होगा कि उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम हो जाएंगे। ये हमारी एवोगैड्रो हाइपोथेसिस थी, तो इसे आप जरूर लिख लीजिए, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो मेनली एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या है बेटा, एज इक्वल वॉल्यूम of gases under identical conditions of pressure and temperature would contain equal number of molecules,
ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। और मेनली हमें पता है जब एस्टेब्लिश किया जाता है 22.4 लीटर्स गैस एट एनटीपी, दैट मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 230.3 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, तो मेनली जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे निकल के आते हैं दिस इज कॉल्ड Na, वो हमारे एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो मेनली स्टैंडर्ड एनटीपी पे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे दैट इज 2017.13 केल्विन एंड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब हम निकालते हैं किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में तो हमारे कितने आते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ठीक है, और अब मेनली द मास ऑफ द 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट एनटीपी इज इक्वल्स टू द मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मेनली वो 22.4 लीटर पे हमारा जो मास होगा उस गैस का वो मेरे मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो जाएगा। तो मेनली ये आप थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लीजिए, आप एक नोट डाल के लिख लीजिए, ये आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकते हैं। थियरी में आपसे नहीं पूछेगी, सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन नहीं देती, बट मैं फिर भी आपको लिखवा रही हूँ क्योंकि ये केमिस्ट्री में भी बहुत यूज होता है। उसमें आपको निकालने पड़ते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इसका एटॉमिक मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो ये एक बार आप अपना नोट डाल के लिखिएगा बेटा। नोट, ठीक है, तो नोट डाल के आप क्या लिखेंगे बेटा कि सबसे पहले है कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल वेट ऑफ एन एटम और ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो मेनली एक्चुअल वेट आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले टू फाइंड द एक्चुअल वेट ऑफ एन एटम। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे बेटा, वो आप निकालेंगे एक्चुअल वेट इन ग्राम। एक्चुअल वेट जो हम ग्राम में लेंगे अपॉन में कर देंगे उसमें एवोगैड्रो नंबर। तो मेनली यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एक्चुअल वेट आ जाएगा एक एटम का। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल वेट पूरा हमारे उस मॉलिक्यूल का है और उसमें मॉलिक्यूल कितने, इतने। तो मेनली अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो एक मॉलिक्यूल का आ जाता है। अब मेनली ये था फर्स्ट। अब आप सेकंड निकालेंगे, आप निकालेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, एक्चुअल वेट ऑफ ए वन मॉलिक्यूल। ये क्या था, एटम का या फिर एलिमेंट का। अब आप निकालेंगे टू फाइंड द एक्चुअल वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, आप क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल का निकालेंगे एक्चुअल वेट का ऑफ एनी सब्सटेंस। तो कैसे निकालेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट है अपॉन में कर देंगे उसमें एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो ये मेरा एक्चुअल वेट निकलेगा मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस का। अब है बेटा थर्ड वाला, थर्ड आप लिखेंगे। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट। आपको कोई अमाउंट ऑफ एलिमेंट दिया गया है, उसमें आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन अमाउंट ऑफ गैस, वो आप कैसे करेंगे बेटा, मेनली क्या करेंगे आप एवोगैड्रो नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप करेंगे एवोगैड्रो नंबर अपॉन एटॉमिक वेट, जितना उसका एटॉमिक वेट है, एंड मल्टीप्लाई बाय एम। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इसमें नंबर ऑफ जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो निकल जाएंगे। अब मेनली क्या बेटा, अब मेनली आप निकालेंगे इसमें फोर्थ, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये एटम्स निकालने के लिए तो ये है बेटा, और अगर आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो आप सिंपली इसमें मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे अपॉन में, तो एवोगैड्रो नंबर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब मेनली आपको इसमें निकालना हो जैसे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ ए गैस। ठीक है, आपको क्या निकालना, आपको वॉल्यूम दी गई है तो आप कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है जो हमारी नॉर्मल कंडीशन थी वो 22.4 लीटर आपने लिया था।
तो मेनली आपको कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन गैस, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये तो आपसे सीधा एक फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है कि आपको वॉल्यूम गिवन है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन V लीटर ऑफ अ गैस, तो आप कैसे निकालेंगे, एवोगैड्रो नंबर अपॉन 22.4 मल्टीप्लाई बाय दैट वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, ठीक है। तो मेनली द परफेक्ट गैस इक्वेशन को बेटा हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ से, तो मेनली परफेक्ट गैस इक्वेशन इज ऑल्सो रिटन एज PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी, और यहाँ पे जो ये आर है ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें आपने ये गैस के बारे में पढ़ा कि मेनली उसका बिहेवियर कैसा होता है, कैसे वो वर्क करती है। इसके बाद हमारा आता है बेटा काइनेटिक थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है। इस काइनेटिक थ्योरी के कुछ अजम्पशंस है, वो अजम्पशंस मैं आपको लिखवा देती हूँ क्योंकि वो सिर्फ थ्योरी है, उसमें आप उस थ्योरी को पढ़ेंगे तो आप खुद से समझ जाएंगे, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो मेनली काइनेटिक थ्योरी की अजम्पशंस हमेशा पूछ ली जाती है 1 मार्क के लिए कि डिफाइन कीजिए अजम्पशंस काइनेटिक थ्योरी की, तो आप कम से कम 2 अजम्पशंस तो लिखनी ही पड़ेंगी। तो मैं आपको सारी लिखवा देती हूँ जितने उसके अजम्पशंस है, तो जो आपको उस एट अ टाइम याद रहती है आप वो लिख दीजिएगा। तो मेनली हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी की हमारी अजम्पशंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो मेनली क्या बेटा अजम्पशंस अगर हम देखें तो मेनली एक गैस जो होती है वो हमारे कंसिस्ट करती है लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो हमारे क्या होते हैं परफेक्टली हमारे इलास्टिक स्पेयर्स होते हैं, हम उसे परफेक्टली इलास्टिक स्पेयर्स मानते हैं और हमेशा आइडेंटिकल होते हैं वो हर एक रिस्पेक्ट में एक एक गिवन गैस के लिए। मेनली आपने कोई एक गैस ली जैसे हाइड्रोजन ली, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे सारे के सारे वो हर एक रिस्पेक्ट में, आप उसका साइज देखिए, आप उसका वेट देखिए, तो वो हर एक रिस्पेक्ट में एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। डिफरेंट गैसेज वो डिफरेंट होते हैं। तो ये हमारी assumptions यही थी सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी की। द फर्स्ट ऑफ ऑल अ गैस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which are perfect elastic spheres they are identical in all respects and different for different gases, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको समझाया वही लिखा है। अब इसका जो सेकंड हमारा अजम्पशन था वो क्या था कि मेनली जो हमारे मॉलिक्यूल्स करते हैं रैंडमली मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में और मेनली डिफरेंट स्पीड से, ठीक है। तो मेनली मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है। जैसे एक मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो कोई यहाँ से 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा, ठीक है। तो मेनली ये हमारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड हो सकती है, मतलब डिफरेंट हो सकती है। ये मतलब इतनी ज्यादा तो नहीं होगी कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा, पर स्पीड हमारी अलग अलग होंगी। बस ये समझना कि 2 मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। अब मेनली बेटा है हमारा थर्ड अजम्पशन है मेनली द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल हम बहुत कम लेते हैं। द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जितनी डिस्टेंस होती है उससे हमारा जो साइज लेते हैं उन मॉलिक्यूल्स का वो बहुत कम होता है। तो एज कंपेरिजन में हम उन्हें नेग्लिजिबल ही ले सकते हैं। मेनली थर्ड द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल in all the direction gas molecule is very small as compared to distance between them,
ओके, इतनी उसके बीच में डिस्टेंस है। और जब मेरा 4 होगा बेटा, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सिर्फ गैस की, जो आपको नॉर्मली ही सारी प्रॉपर्टीज पता है वही इन्होंने अज्यूम की थी कि मेनली जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ना तो एक दूसरे पे हमारा फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करते हैं, ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो मेनली मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट एनी force of attraction or repulsion on each other। ठीक है, वो एक दूसरे पे नहीं करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सर्ट। ठीक है, अब मैंने बेटा जैसे 5 मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द गैस के, मतलब ये नहीं कि कहीं एक ज्यादा जगह हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है और एक जगह मेरी गैस के मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और जो हमारी डेंसिटी होती है वो भी यूनिफॉर्म होती है किसी भी एक गैस की। ठीक है, तो मेनली ये इंपॉर्टेंट है कि डेंसिटी के रिस्पेक्ट में क्या हमारा होता है। तो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी डेंसिटी, मॉलिक्यूलर डेंसिटी लिख लीजिए, molecular density is uniform through out the gas। हमारे जो थ्रू आउट द गैस जो मेरी यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, अब बेटा जो 6 है मेनली जो कॉलिजन होता है ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होता है। इट मीन्स जो मेरा टाइम कॉलिजन होता है 2 मॉलिक्यूल्स का वो हमारा क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू द टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 सक्सेसिव कॉलिजन्स के। ठीक है, किसी भी 2 मॉलिक्यूल्स का जो आपस में टाइम का कॉलिजन होता है वो हम नेग्लिजिबल लेते हैं। हम मेनली जो टाइम ट्रेवल करता है, मेनली जो टाइम इंटरवल होता है 2 सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में। ठीक है, तो मेनली द कॉलिजन आर ऑलमोस्ट instantaneous that is the time is negligible as compared to time interval between 2 सक्सेसिव कॉलिजन्स। ठीक है, तो ये होता है। और मेनली जो 7वां और आखिरी अजम्पशन जो होता है वो होता है बेटा कि जो मेनली कॉलिजन माना जाता है वो हम इसमें परफेक्टली इलास्टिक मानते हैं। तो जो कॉलिजन इज अज्यूम्ड एज, आप अपने 4th यूनिट में पढ़ चुके हैं कि मेनली कॉलिजन 3 तरह के होते हैं, इनइलास्टिक और इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली मेनली इनइलास्टिक। ठीक है, तो मेनली कॉलिजन इज अज्यूम्ड एट परफेक्टली इलास्टिक। और परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी है वो मेरी क्या रहती है, कंजर्व्ड, और मेनली जो इंडिविजुअल वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो मेनली दैट इज जो मेरा अज्यूम किया गया था काइनेटिक थ्योरी में कि मेरी जो मेनली मोमेंटम है और जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स की हमारी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, वो चेंज नहीं होती है और मेनली हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो कॉलिजन इज अज्यूम्ड perfectly elastic, that is the kinetic energy and momentum is conserved, हमारी कंजर्व रहती है, वो चेंज नहीं होती। मेनली जो बिफोर द कॉलिजन थी वही मेरी आफ्टर द कॉलिजन होता है, मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, ड्यूरिंग द कॉलिजन एज मेनली इंडिविजुअल जो वेलोसिटी होती है हर एक मॉलिक्यूल की वो चेंज हो जाती है एज इंडिविजुअल वेलोसिटी चेंजेस। ठीक है, तो ये था मेरा बेटा अजम्पशंस थी काइनेटिक थ्योरी की। तो मेनली इसके अजम्पशंस पूछ ली जाते हैं 1 या 2 मार्क्स में, तो आप प्रिपेयर रहिए, थ्योरी ही आएगी। इस चैप्टर से कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आता है, थ्योरी के 3-4 चीजें हैं। अब मेनली मैं आपको 1-2 एक्सप्रेशन कराऊंगी, उन 1-2 एक्सप्रेशन के बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो मेनली एक्सप्रेशन की तरफ हम मूव करते हैं अपना। इसका सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है बेटा वो है एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस। मेनली जो हमारा प्रेशर हमारा एक आइडियल गैस की वजह से होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो
तो हमारा जो मेनली काइनेटिक मेनली प्रेशर है, अब तो टॉपिक है हमारा प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस। ठीक है, अब हम एक प्रेशर देखते हैं, एक एक्सप्रेशन निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। तो मेनली इसमें 2-3 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, या तो हमारा काइनेटिक थ्योरी से 1-2 नंबर का पूछ लेंगे, या फिर एक्सप्रेशन ये निकलवाते हैं, वरना फिर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकलवाते हैं। तो इसमें 2 ही चीजें हैं, या तो ये प्रेशर या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो मेनली इसी में है बेटा कि अब इसमें प्रेशर निकालना है, तो सबसे पहले हम एक क्यूब ले लेते हैं जिसमें हमारी गैस ऑक्यूपाई होती है। तो मैंने जैसे कोई अपनी क्यूब लिया, जैसे मैंने ये क्यूब ले लिया है। ठीक है, अब क्या है, मैं इसका जो ये फेस ए है, ठीक है, मैंने क्यूब लिया जिसकी हमारी लेंथ क्या है, एल। ठीक है, सारी ही लेंथ एल है, और मैंने क्या कंसीडर किया बेटा, एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लिया जिसका मास है एम, और वो कहीं यहाँ पे है, जिसका मास है एम। क्या होता है, मेनली उसकी एक वेलोसिटी होती है वी, हमारी एक वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी वी एक्स, वी वाई, वी जेड। मेनली तीनों ही डायरेक्शन में उसकी एक वेलोसिटी होगी, तीनों ही एक्सिस में। तो दिस इज दिस। और मेनली क्या होता है कि वो हमारा वेलोसिटी जाती है और हीट करते हैं हम फेस ए बी सी डी को। ये है मान लो ए बी सी डी। ठीक है, मैंने इस फेस को क्या किया, हीट, इस वाले फेस को मैंने हीट किया है। ठीक है, तो मैंने इसको एक हीट किया है, तो मैंने कोलिजन होता है एक मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे। ठीक है, इस वाले मॉलिक्यूल का जब ये मूव करता है ऐसे मूव करता है, और इसका कोलिजन होता है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के साथ, और ये अपनी वेलोसिटी को टकरा के ये वापस चला जाता है। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वी एक्स, वी वाई, वी जेड। क्योंकि इसकी जब वो डायरेक्शन चेंज हुई है, ये अपोजिट डायरेक्शन में गया, वो एक्स एक्सिस में ही गया है सिर्फ, तो मेनली ये अपोजिट गया है। मेनली मैग्नीट्यूड मेरा वेलोसिटी का सेम रहा है, बस इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर ये पहले इस तरफ मूव कर रहा था, अब ये कोलिजन के बाद उस तरफ मूव करने लगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो मेनली जैसे अगर मैं इसे लिख लेते हैं, थ्योरी को आप लिख लीजिए, मेनली ये डायग्राम बनाना जरूरी है। तो आप जैसे यहाँ पे लिखेंगे बेटा, कंसिडर एन आइडियल गैस इन अ क्यूब ऑफ साइड एल। ठीक है, आपने एक आइडियल गैस एक क्यूब में कंसीडर कर लिया है जिसकी साइड है एल। ठीक है, और मेनली क्या बेटा कि आप एक कंसीडर कर लेंगे एक मॉलिक्यूल जिसकी वेलोसिटी, एक मास है, हैविंग मास एम एंड हैविंग द वेलोसिटी वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड। ठीक है, तो लेट कंसीडर, और मेनली ये तो आप लिख लेंगे कंसीडर, और हम हीट करते हैं एंड द हीटिंग दी फेस ए बी सी डी। ठीक है, आपने उसका जो फेस है क्यूब का उसे हीट किया है। तो मेनली मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है वी एक्स, वी वाई, वी जेड। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल चेंज हो जाती है, और जो आफ्टर कोलिजन है, मेनली आप ऐसे लिख लीजिएगा कि बिफोर कोलिजन वेलोसिटी है जो मॉलिक्यूल की, बिफोर कोलिजन वो क्या है बेटा, वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड। और आफ्टर कोलिजन जो है मेनली वो क्या है, आफ्टर कोलिजन मेरी वेलोसिटी है माइनस वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड। ठीक है, आफ्टर कोलिजन मेरी ये है। तो मेनली जो मेरा मोमेंटम मैं निकाल लेती हूँ, अब मेरी वेलोसिटी भी है, मेरे पास मास भी है एम, तो मेनली मैं मोमेंटम निकाल लेती हूँ बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो मेनली जो मेरा वाई और जेड डायरेक्शन में वो तो सेम है, तो मेनली आप निकालेंगे मोमेंटम बिफोर कोलिजन वो क्या हो जाएगा बेटा, एम वी एक्स। और मोमेंटम मेरा आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा बेटा, आफ्टर कोलिजन हो जाएगा माइनस ऑफ एम वी एक्स। ठीक है, क्योंकि मेरी डायरेक्शन तो चेंज हुई है ना उसकी। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब मेरे लिए क्या बेटा, जैसे मेरा चेंज इन मोमेंटम निकालना है, अब मुझे चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जो फाइनल मोमेंटम है, जो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है, उसमें से मैं इनिशियल मोमेंटम माइनस करूंगी। तो चेंज इन मोमेंटम
विल बी इक्वल्स टू माइनस एम वी एक्स माइनस ऑफ एम वी एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा चेंज इन मोमेंटम माइनस टू एम वी एक्स। तो मेरा ये क्या हो गया, मेरा चेंज इन मोमेंटम हुआ है बिफोर एंड फाइनल कोलिजन में, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन में जो मेरा चेंज इन मोमेंटम हुआ दैट इज माइनस टू एम वी एक्स। ठीक है, अब मेरा क्या है कि जो मेरी क्या होगा कि ये तो मेरे डायरेक्शन की वजह से हुआ, माइनस साइन की इनकी अपोजिट डायरेक्शन थी, तो मैंने जो मोमेंटम मेरा इम्पार्टेड हुआ है वॉल ऑफ द कंटेनर के, वॉल ऑफ द क्यूब के, तो वो खाली 2mvx हो जाएगा। तो मैंने आप इसे लिखेंगे हेंस मोमेंटम imparted to the wall is equals to 2mvx। मेरे जो वॉल्स पे मेरा जो मोमेंटम इम्पार्ट हुआ वो 2mvx हो जाएगा। ठीक है, अब मानो कि मैंने कोई भी एक डेल्टा टी टेम्परेचर लिया है, सॉरी डेल्टा टी टाइम टेकन लिया है बाय द मॉलिक्यूल्स। मेनली जब उसने क्या किया कि उसने जब वो टकरा के गया कोलिजन से वापिस अपनी एक जगह पे गया तो उसने डेल्टा टी टाइम लिया है। तो लेट डेल्टा टी बी द टाइम टेकन बाय द मॉलिक्यूल देन लेंथ या फिर डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, लेंथ क्या हो जाएगी मेनली, लेंथ मेरी हो जाएगी क्या हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम। तो मेनली स्पीड क्या थी vx, तो ये क्या हो जाएगी vxt। मेनली जो डिस्टेंस हो जाएगी vx डेल्टा टी। ठीक है, मेनली लेंथ हो जाएगी ये। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होगी मेरी, वॉल्यूम होगी बेटा मेरी क्या हो जाएगी एरिया इंटू लेंथ। तो मेनली वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ मेरी क्या है ये, तो a vx डेल्टा टी। तो ये समझ आया मेरी वॉल्यूम क्या हो गई a v x डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हुआ। अब अगर मानो बेटा जो मेरे n है मैंने लिया है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इफ द स्मॉल n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम लिए हैं, तो मेरा जो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, हाफ ऑफ दी वॉल्यूम में हमारे क्या हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव वॉल्यूम्स हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स। हेंस टोटल नंबर इफेक्टिव वॉल्यूम्स, इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल्स टू, वो क्या हो जाएंगे बेटा, वो हो जाएंगे हाफ ऑफ a v x डेल्टा टी n। ठीक है, मेनली n क्या है यहाँ पे n है मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज n बाय 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम को। तो मेनली जो टोटल मोमेंटम हो जाएगा, टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा मेनली कितने हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है मल्टीप्लाई बाय दी मोमेंटम। ठीक है, हेंस टोटल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू half of a v x delta t n, half of a v x delta t n into m v x। तो जब आप इसे करोगे देन यू विल गेट 2 m v x था ना, तो 2 से तो ये 2 कटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा v x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a v x स्क्वायर डेल्टा t n m। ये हुआ, ये क्या है मेरा टोटल मोमेंटम हुआ। ठीक है, अब देखो बेटा जो मेरा फोर्स होता है वो क्या होता है, वो होता है चेंज इन मोमेंटम। तो मेरा यहाँ से मैं फोर्स निकालूं तो क्या हो जाएगा dp बाई dt होता है। तो मेनली चेंज इन मोमेंटम विल बी a v x स्क्वायर डेल्टा t m n अपॉन डेल्टा t। तो डेल्टा t से डेल्टा t घटा तो मेनली जो फोर्स आया वो क्या आया a v x स्क्वायर m n, ये आ गया। अब मेरे लिए मुझे क्या निकाला, प्रेशर निकालना है। प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर होता है मेरा, क्योंकि देखो मैंने मॉलिक्यूल जो मेरा मोमेंटम से मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं जो मेरा इलास्टिक कोलिजन माना गया था और जो मेरा कंजर्व माना गया था मेरा मेनली मोमेंटम, तो मैंने मोमेंटम से शुरू किया, देन मैंने फोर्स निकाला। और मैं क्योंकि निकाल सकती हूँ, मैं फोर्स क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे प्रेशर निकालना है एंड आई कैन द पुट द वैल्यू फोर्स पर यूनिट एरिया देन प्रेशर विल कम आउट। तो मेरी फोर्स अपॉन एरिया जब मैं अगर करती हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर एम एन, दैट इज द प्रेशर। ये किस चीज की वैल्यू आ गई, प्रेशर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बेटा जो मेनली क्या है, जो हम अपना मोड जो मैग्नीट्यूड लेते हैं वी एक्स स्क्वायर का
और वी वाई स्क्वायर का, क्योंकि वो सिमेट्री है। ठीक है, जो हमारे मेनली कोई भी आइसोट्रोपिक गैस ली गई है, क्योंकि गैस हमारी आइसोट्रोपिक है और उसकी जो मोमेंटम है, सॉरी जो उसकी देयर इज अ नो प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, हमें पता है एज, ये आप लाइन लिखेंगे एज गैस इज आइसोटोपिक एंड देयर इज नो प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं है, तो मेनली वी एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर बार इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर बार विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 3, मेनली क्या हो जाएगा हाफ ऑफ 1/3 ऑफ वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड। ठीक है, मेनली हम उन तीनों का ही क्या ले लेते हैं, एक मीन ले लेते हैं। ठीक है, तो मेनली मुझे पता है ये वैल्यू है, तो मैं इसमें पुट कर दूं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और मेनली 1/3 वी एक्स का स्क्वायर वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड एम एन। तो मैं यहाँ से क्या ले लेती हूँ बेटा, जो मेनली ये वाली चीज है मेरी, ये क्या ले लेती हूँ, मैं इसके रूट मीन स्क्वायर स्पीड ले लेती हूँ, दैट इज ये क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले से ये क्या था, तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1/3 सी स्क्वायर एम एन। ये हुई, यहाँ तक समझ आया आपको। और यहाँ पे जो C है उसे आप लिखेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, तो ये वैल्यू हुई। अब मेनली जो mn है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय मास, हम उसे ले सकते हैं रो। ठीक है, मेनली जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मल्टीप्लाई बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो मेनली m इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय n का मतलब क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में मेरे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारा क्या है कि m इंटू एन। तो मेनली इसे हम क्या लिख सकते हैं कि टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम, मेनली एक मॉलिक्यूल का है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो मेनली टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम है गैस की, वॉल्यूम ऑफ गैस, वो क्या होता है बेटा m/v। तो मेनली m/v क्या होता है, और ये इसके किसके इक्वल हो गया, डेंसिटी के। तो मेनली ये वाली चीज जो m इंटू एन है वो भी किसके इक्वल हो गई, डेंसिटी के। तो मेनली यहाँ से जो p है उसे मैं लिख सकती हूँ 1/3 c स्क्वायर p। ठीक है, इसे हम c स्क्वायर लेंगे, ये c स्क्वायर है। ठीक है, हाँ c स्क्वायर लिया ना, क्योंकि ये क्या होता है 1/3, यहाँ से ये वैल्यू जो वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर के इक्वल हो जाती है मीन के। तो मेनली जो प्रेशर की वैल्यू आते हैं 1/3 रो सी स्क्वायर, ये मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, हैंस प्रूव्ड। या मेनली हम इसे 1/3 m/v सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेनली अगर गिवन डेंसिटी हो और रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो, तो आप प्रेशर कैसे निकाल सकते हो, इनमें से कोई भी दो चीजें दी गई हो और तीसरी चीज हम बाय यूजिंग द फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं बेटा, अच्छे से करना, आप रिवाइज ज्यादा करना, जितना रिवीजन करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो न्यूमेरिकल देखो बेटा, इफ द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज हाफ्ड देन एंड स्पीड इज डबल। इफ मास, तो क्या किया गया है, हर एक मॉलिक्यूल का हाफ कर दिया गया है, मास ऑफ मॉलिक्यूल of a gas is halved and speed is doubled। मेनली हमारा मास कम कर दिया है, जो पहले मास, मानो कि पहले मेरा मास था m1 इज इक्वल टू m, और मेनली जो c1 इज इक्वल टू c स्पीड थी, वो जो m2 है वो क्या कर दिया m/2, और जो c1 कर दिया वो 2/2c। ठीक है, तो मेनली v1 मेरी क्या है v, और मेरी क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर, इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर बताना है। अब आपको पता है कि वॉल्यूम तो सेम ही है, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, तो मुझे p2 और p1 बताना है। ठीक है, तो आपको पता है बेटा, जो मेरा p1 होगा वो क्या हो जाएगा 1/3 m/v c स्क्वायर, मुझे रेशियो बताना है ना, m1 c1 c स्क्वायर, और जब P2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/3 m2 v2 c स्क्वायर c2 स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करोगे जब आप, देन P1 विल बी इक्वल टू 1/3 m/v c स्क्वायर।
इसमें क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू 1/3, मास क्या कर दिया गया हाफ, तो m/2v इंटू सी स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 2 दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4c स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कटा, तो मेनली P2 विल बी इक्वल टू 1/3 2mc स्क्वायर बाय v। ये हुआ। मुझे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है इनिशियल प्रेशर टू फाइनल प्रेशर, तो P1 अपॉन P2, क्योंकि P1 मेरा इनिशियल प्रेशर था और P2 मेरा फाइनल, तो क्या हो जाएगा रेशियो 1/3 m/v c स्क्वायर अपॉन 1/3 2m/v c स्क्वायर, तो 1/3 से कैंसिल, ये m से m, ये इससे ये, तो क्या बचा 1/2। तो इनिशियल से लेके फाइनल प्रेशर का जो मेरा रेशियो आएगा वो क्या आएगा 1/2। अगर मेरा मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स कर दिया गया है हाफ और मेनली जो मेरी स्पीड है वो कर दी गई है 2 गुनी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे ऐसे इसमें से आएंगे तो न्यूमेरिकल्स ऐसे आएंगे जो आपके थ्योरी से ही थोड़े से बेस्ड है, ठीक है। मतलब कोई बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आएगा। आप देख सकते हो कि 2 या 3 मार्क्स का ही न्यूमेरिकल आएगा, मतलब 2 या 3 लाइंस में आप न्यूमेरिकल को खत्म कर सकते हो, ज्यादा ट्रिकी नहीं पूछा जाता है। अब इसी के साथ एक छोटा सा एक्सप्रेशन है बेटा, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लिया जाता है, रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आपके क्या निकालना है, रिलेशन निकालनी है हमारी काइनेटिक एनर्जी के बीच में और प्रेशर एनर्जी के बीच में। तो मेनली क्या होता है बेटा, जो हमारी आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या होती है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, और मेनली यहाँ पे v क्या है, c है, तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ mc स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम हाफ ऑफ mc स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मेनली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में लेती हूँ, जिससे मैं डेंसिटी में चेंज कर सकूं। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं लूं वो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ m/v c स्क्वायर दैट इज हाफ ऑफ रो c स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ, ये क्या हो गया मैंने काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ली है। अब देखो मेरा जो प्रेशर था बेटा मैंने जब ऊपर से निकाला था वो क्या था हाफ ऑफ रो c स्क्वायर, वो क्या गया था हाफ ऑफ रो c स्क्वायर। तो मैं यहाँ से या यहाँ से रो c स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, तो रो c स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो क्या आ जाएगा रो c स्क्वायर इज इक्वल टू 3p। मैं इस वाली वैल्यू में पुट कर दूं तो मेनली क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी वॉज इक्वल टू हाफ ऑफ रो c स्क्वायर और रो c स्क्वायर की वैल्यू है 3p। तो मैं पुट करूं इसमें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3p/2। तो मेनली जो काइनेटिक एनर्जी है और प्रेशर में जो आती है वो रिलेशन क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस। तो ये क्या है मेरा, ये मेरी रिक्वायर्ड, ये प्रूव करनी आ जाती है 1 मार्क के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है बेटा, तो आप इसे अच्छे से जो भी एक्सप्रेशन में करा रही हूँ एक्सप्रेशन ही है इस यूनिट में, इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा। छोटे छोटे एक्सप्रेशन है जो 1 मार्क में पूछ लिए जाते हैं और इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। मेनली अब क्या है बेटा, अब है जैसे अब इसी में हमारा एक और काइनेटिक एनर्जी का है, ये है हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये हम निकालते मेनली की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है हमारी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस क्या है। ये तो मेरी काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर में थी। तो एक हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है जो सिलेबस में गिवन है, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, ठीक है। मेनली हमारी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस क्या होगी, जैसे मेनली देखो हमने कंसीडर 1 ग्राम ऑफ द मोल आइडियल गैस का किया है और वो ऑक्यूपाई करता है मेनली वॉल्यूम v और टेम्परेचर T पे। अगर m इज दी मास ऑफ द ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस है तो मेनली जो टोटल मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ईच ऑफ द मॉलिक्यूल मास मल्टीप्लाई बाय द एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि एक मॉलिक्यूलर मास में हमारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे दैट विल बी इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। तो मेनली अगर आप करते हैं कंसीडर 1 gram mole of an ideal gas occupying volume V at temperature T। अगर m है मेरा बेटा मास ऑफ द ईच मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल। तो जो मेरा टोटल मास होगा m विल बी इक्वल्स टू m इंटू Na, ये हुआ। ठीक है, जो टोटल मास हो जाएगा m इंटू द मास ऑफ द ईच मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हुआ। अब मेनली Na यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर है, अगर मेरी C है मेरी RMS वेलोसिटी, तो मेनली मुझे पता है जो मेरा प्रेशर है वो क्या होता है 1/3 रो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3 m/v c स्क्वायर। ठीक है, मेनली मैं इसे और लिख सकती हूँ, P को मैं इस तरफ लेके जाऊँ तो PV इज इक्वल्स टू 1/3 mc स्क्वायर, ये हुआ। ठीक है, अब मुझे पता है बेटा कि जो मेरी आइडियल गैस इक्वेशन होती है, फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन वो क्या होती है PV इज इक्वल्स टू RT, और यहाँ से ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो बाय इक्वेटिंग 1 and 2 कैन आई राइट 1/3 mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू RT। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? अब देखो बेटा 1/3 mc स्क्वायर बाय RT। ठीक है, अब मेनली क्या है कि अब ये क्या है, मैं इसे काइनेटिक एनर्जी के अगर इक्वल पुट करती हूँ। ठीक है, देखो मेनली 1/3 mc स्क्वायर 1/3 mc स्क्वायर PV इज इक्वल्स टू RT है। मेरी जो मैंने पीछे निकाला था उससे क्या आता है 1/mc स्क्वायर जो था मेरी काइनेटिक एनर्जी इक्वल किसके होते हैं 3/2 RT के। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मेरी 3/2 RT के भी होती है, मैंने अभी रिलेशन निकाली। तो मेनली एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस इज इक्वल टू 3/2 RT। तो मेनली यहाँ से ये मेरा रिजल्ट आता है, दिस इज माई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क करेंगे। तो मेनली एवरेज काइनेटिक एनर्जी of translation of 1 mole of gas is equals to 1/2 mc square, that is 3/2 RT। ठीक है, तो ये याद रखना है कि एक मॉलिक्यूल की जो ट्रांसलेशन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3/2 RT होती है। सीधा एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इससे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, या फिर इसकी वैल्यू किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ना तो उनमें इससे क्वेश्चन कई सारे आ जाते हैं। तो 3/2 RT। अब इसमें आप और निकाल सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस भी निकाल सकते हैं। तो 1/2 आप mc स्क्वायर था तो उसे स्मॉल m NaC स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3/2 RT, क्योंकि हमारा m इज इक्वल टू द मास ऑफ द मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था। तो 1/2 mc स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 R/NaT। अब मुझे पता है बेटा जो R/Na होता है ना, जो मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मेरा जो एवोगैड्रो नंबर होता है, इट विल बी इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। केबी के इक्वल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ। ये क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो मेनली आप यहाँ से 1/2 mc स्क्वायर ऑल्सो लिख सकते हैं, mc स्क्वायर लिख सकते हैं 3/2 kBT। तो यहाँ से मेरा एक और रिजल्ट अराइज हुआ 3/2 kBT। तो मेनली ये क्या होता है बेटा, ये होती है मेरी, क्योंकि मैंने क्या लिया है ये पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस लिया कि एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी 3/2 kBT। तो ये क्या है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस। ओके, तो ये क्या है ये मेरी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। अब मिलने क्या बेटा कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो मेरी डिपेंड नहीं कर रही है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन पर मॉलिक्यूल है वो मेरी डिपेंड नहीं कर रही है मास ऑफ द मॉलिक्यूल के। ठीक है, क्योंकि वो तो सीधा 3/2 kBT है। तो मेनली एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया जाता है कई बार ऐसे क्वेश्चन डाल के कि जैसे मेरा मास इंक्रीज किया जाता है मॉलिक्यूल्स का तो मेरी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेनली एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये आप नोट में डाल के लिखना बेटा कि आप अलग से लिख सको, अलग पेन से हाईलाइट कर लेना, इन्हीं चीजों में से पूछ लिया जाएगा। इससे बाहर मैं गारंटी देती हूँ आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, जो मैं चीज कराती हूँ आप सिर्फ अगर उसके साथ ही नोट्स बना रहे हैं ना तो सिर्फ नोट्स पढ़ जाइए, आपको अलग से कोई रेफरेंस बुक उठाने की भी जरूरत नहीं है। जितना मैंने लिखवाया है वो थियरी और प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही सफिशिएंट है एग्जाम के लिए, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो मेनली आप लिखिए पर आप नोट्स जरूर बना लीजिए अपने। ठीक है, तो मेनली जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ऑफ
ट्रांसलेशन पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस ये डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड नहीं करती। और मेनली क्या होता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेटा और इंडिपेंडेंट है प्रेशर और वॉल्यूम के। ठीक है, तो मेनली जहाँ पे जो ये 1/3/2 kBT है, इसमें ये T पे डिपेंड कर रही है क्योंकि 3/2 kB तो ये कांस्टेंट है, तो T यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू नहीं आई है, तो मेनली एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्रेशर या वॉल्यूम पे भी इंडिपेंडेंट होती है। और मेनली यहाँ से मैं एक वर्ड बोल रही हूँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ मैं उसी से रिलेट करा के आगे पढ़ा रही हूँ। तो मेनली यहाँ से आप देख सकते हैं जो मेनली मैं बोल रही हूँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आपने बहुत बार सुना होगा एट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारी गैस के मोल्स इतने गिर गए, एट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेरी गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, ग्राफ बनाते हो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है कि जिस टेम्परेचर पे मेरी मॉलिक्यूल्स की मोशन सीज हो जाती है, इट मीन्स बंद हो जाती है, उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आप कैसे लिखेंगे, एट द टेम्परेचर at which motion of molecules ceases is called absolute temperature। तो मेनली जो जिस हमारे टेम्परेचर पे वॉल्यूम की हमारी मेनली मॉलिक्यूल्स की जो मोशन सीज हो जाती है उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहीं से अब मेनली जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर और मेनली काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का भी एक छोटा सा कंसेप्ट है आपके, तो वहीं से ये इसी में ही आपका है। तो मेनली आपके टॉपिक का नाम है काइनेमेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यह आपके सिलेबस का ही पार्ट है, तो ये पूछ लिया जाता है। तो मेनली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आपने क्या पता किया है अब तक, आपने पता किया कि जो P है वो क्या होता है 1/3 रो सी स्क्वायर, इट मीन्स 1/3 m/v सी स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, अब PV क्या है बेटा, मेरा हो गया 1/3 mc स्क्वायर, ये मैंने लास्ट में ही किया है। तो 1/3 mc स्क्वायर क्या आ जाता है बेटा, RT के इक्वल आ जाता है। ठीक है, क्योंकि PV मेरा RT है, तो यहाँ से मैं C स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालू C स्क्वायर, तो C स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालती हूँ बेटा, तो C स्क्वायर क्या आ जाता है, अगर मैं उस तरफ लेके जाऊँ तो 3RT/m। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो C स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे T के, दैट इज मेरे टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√T, और हम लिख सकते हैं कि √T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ठीक है, तो मेनली यहाँ से ये जो मेरा √T है ये मेरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का यहाँ से मेरा एक और रिजल्ट अराइज हो जाता है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो आप क्या लिखेंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, तो मेनली आप ये भी आप नोट में डाल के लिखेंगे दैट द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर is of an ideal gas is directly proportional to root mean square speed। ठीक है, ये मेनली हमारे रूट मीन स्क्वायर स्पीड के पे डिपेंड करती है। तो अगर आप यहाँ से करेंगे थोड़ा सा और अगर आप इसे बढ़ा के करेंगे तो मेनली 1/3 m/na C स्क्वायर, मेनली मैंने मास को क्या लिखा है, मेनली टोटल मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर विल बी इक्वल्स टू R/na। kb को मैंने दोनों ही तरफ इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया na से। तो मेनली यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, यहाँ से मेरी 1/3 ये na क्या है kb, तो m/na C स्क्वायर इज इक्वल्स टू kb T।
m बाई एन ए मेरा क्या है, मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास, तो मेनली है ना, क्योंकि मेरी m इंटू एन ए होता है टोटल मास, और यहाँ से जो आप निकाल सकते हैं m बाई एन ए। ठीक है, तो ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे मेनली 1/3 mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 kBT। तो मेनली आप क्या देखेंगे यहाँ से, देखो ये मेरी क्या है, ये मेरी क्या है, ये है मेरी एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, अब आप देख सकते हैं 3/2 kB क्या है, मेरा एक कांस्टेंट है। तो जो रिजल्ट हमने पहले निकाला था कि जो मेरी एवरेज काइनेटिक एनर्जी मैंने पहले निकाली थी, वो यहाँ से भी निकल जाती है कि मेनली 1/3 mc स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है T के। ठीक है, हियर T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर और 1/3 mc स्क्वायर इज द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट था। यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैंने डिफाइन कर दिया मेनली पहले ही कि जहाँ पे मेरी जिस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स की मोशन सीज हो जाती है, बंद हो जाती है, उसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा बिहेवियर था और काइनेटिक एनर्जी हमने निकलवाई है, उसी की थ्योरी भी पढ़ी, उसके अजम्पशंस और जो प्रेशर एक्सर्टेड और प्लस काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन, ये दोनों में से आपका 2 मार्क्स का आ जाएगा। 1 मार्क्स की या 2 मार्क्स का ओरल जो पूछा जाता है वो बचे हुए टॉपिक्स में तो से पूछा जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।